गुड मॉर्निंग सब स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हो? तो आपका फिर एक बार हमारे चैनल वीआईपी ऑनलाइन स्कूल में स्वागत है। तो आज हम 8th क्लास का एसएस के चैप्टर 6 करेंगे, जिसमें उपनिवेशवाद और शहर एक शाही परिवार की कहानी कहते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, आपको ये उपनिवेशवाद क्या होता है? उपनिवेश का समझते हो जैसे निवेशवाद। निवेश का मतलब अपनी पूंजी कहीं पर लगाना वाद, जैसे भी एक पूरा समूह कहीं पर अपनी पूंजी लगा रहा है, ठीक है, वो होता है निवेशवाद। फिर उपनिवेशवाद। उपनिवेश का मतलब जैसे हमारा राष्ट्रपति होता है तो उसका उपराष्ट्रपति होता है, उससे छोटा। जैसे एक बड़ा अधिकारी होता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट का अधिकारी हो गया, ठीक है, उसके ने अपने अंडर जो है नीचे कुछ गांव या शहरों को लगा दिया, ठीक है। जो छोटी सिटी है वे उपनिवेशवाद हो गए। तो इसमें क्या बोल दिया, अब हम आपको इसके बारे में पूरा एक बार बता रहे हैं। निवेशिक शासक में शहरों का क्या हुआ भाई? अब जो मान ली जिस प्रकार अंग्रेज़ों ने अपना निवेश अपनी पूंजी वहाँ पर लगा दी, तो उसके बाद अर्थव्यवस्था, जो शहरों की अर्थव्यवस्था थी, इकोनॉमिक कंडीशन थी, वो कैसी रही थी। ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के बाद गांव का जीवन कैसे बदल गया था, यह देख चुके हैं। इसी वक्त शहरों में क्या हो रहा था, इसका जवाब इस पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के शहर या कस्बे की चर्चा करते हैं, ठीक है। अब जैसे पहले तो उन्होंने गांव को भी विकसित किया, ठीक है। अब जैसे उसने अपने पूंजी लगा दी शहरों पर, तो उसके बाद क्या हुआ, ठीक है। तो जैसे मदुरई आपको पता है मद्रास में, मदुरई जैसे मंदिरों के शहर का इतिहास, सूरत जैसे बंदरगाह अथवा ढाका जैसे उत्पादन शहरों या एक साथ कई प्रकार के काम करने वाले कस्बों से एकदम अलग मिलेगा। अब आपको ये बता दिया भाई, जैसे हमारे प्राचीन भारत में जो का इतिहास है, हमारे प्राचीन भारत का इतिहास, उसमें मदुरई में बहुत सारे ऐसे मंदिर जिसकी कलाकृति देखते ही आदमी भाई एकदम धोखा खा जाता है, वे जीवित लगते हैं, ठीक है। और फिर आगे दे दिया भाई सूरत कहाँ पर है? पश्चिमी बंगाल, वो है गुजरात में होगा, ठीक है भाई। जो गुजरात की जो बंदरगाह है सूरत है, वो उस टाइम एक चर्चा का विषय थी, ठीक है। फिर आगे ढाका, जैसे ढाका किसकी राजधानी? ढाका पश्चिमी, पहले क्या था, बंगाल एक ही था। तो जैसे 1971 में क्या हुआ आपको पता है, भारत, और जैसे वो भारत का एक छोटा हिस्सा था, ठीक है, जिसको हम पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे, तो वो अलग हो गया और उसका नाम बांग्लादेश होगा। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। पर उसमें बोल दिया उत्पादन शहरों से, इसका मतलब वहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें जैसे पटसन हो गया, जूट हो गया, वो कपास हो गई, जैसे ऐसी कुछ बहुत सारी फसलें हैं, जैसे धान हो गए, वो ऐसी फसलें हैं जहाँ पर बहुत उत्पादन मात्रा में होती हैं, उसके बारे में दे दिया। फिर आगे उसने बता दिया पश्चिमी विश्व के अधिकतर हिस्सों में आधुनिक शहर औद्योगिकरण के साथ सामने है। अब पश्चिमी विश्व का मतलब होगा जैसे जो इंग्लैंड साइड थे, अमेरिका विश्व की तरफ से थे, वो जो शहर थे वो उसमें क्या भाई उद्योग इंडस्ट्रीज इतनी बढ़ चुकी थी कि वो अपनी उद्योगों के या अपने जैसे भी फैक्ट्रियों के साथ सबके सामने आए। ब्रिटेन में मैनचेस्टर का मतलब जो कपड़े से संबंधित है, एंड लीड्स जैसे उद्योग, लीड्स का जो शीशा होता है, जैसे औद्योगिक शहर 19वीं और 20वीं शताब्दी में बहुत तेज़ी से फैले, ठीक है। जैसे ब्रिटेन में क्या भाई जो कपड़े का उत्पादन है और जो शीशे का उत्पादन है वो 19वीं और 20वीं शताब्दी में बहुत फैला। फिर आगे दे दिया क्योंकि यह बहुत से लोग मकान, नौकरी और अन्य सुविधाओं की उम्मीद में इन शहरों की ओर आ रहे थे, परंतु भारतीय शहर पश्चिमी यूरोप के शहरों की भांति 19वीं सदी में तेज़ी से नहीं चले फिरे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस टाइम हमारा भारत देश उनका गुलाम था 19वीं सदी में। फिर आगे दे दिया मछलीपट्टनम का एक दृश्य। मछलीपट्टनम 17वीं सदी में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह विकसित हुई। 18वीं शताब्दी के अंत में जब व्यापार मद्रास, मुंबई और कलकत्ता के नए ब्रिटिश बंदरगाहों पर केंद्रित होने लगा तो उसका महत्व कम हो गया, ठीक है। फिर आगे दे दिया कलकत्ता, बम्बई और मद्रास का महत्व 18वीं सदी के आखिर में प्रेसिडेंसी शहरों के रूप में तेज़ी से बढ़ रहा था। एक बात का ध्यान रखना, अब कई ये बोल देते हैं कि तमिलनाडु का प्राचीन नाम क्या था, ठीक है। जैसे कलकत्ता का
जैसे प्राचीन नाम कलकत्ता हुआ और अभी इसका क्या नाम है कोलकाता। और जैसे बम्बई का आधुनिक जो मॉडर्न नाम है वो क्या है मुंबई है। और जो मद्रास प्रेसिडेंसी है जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु इसका आधुनिक नाम है, लेकिन वो जो पूरा एरिया होता था वो कभी क्या कहलाता था मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक है, तो ये तीनों शहर भारत में ब्रिटिश सत्ता के केंद्र बन गए थे। उस टाइम क्या हुआ, जैसे भी बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में भी अंग्रेज़ों ने अपनी कोठियाँ जचा ली और बहुत सारे अंग्रेज वहाँ पर आके बस गए, क्योंकि वो जैसे भी हर प्रकार सुविधा संपन्न से युक्त था। फिर आगे दे दिया, उसी दौरान बहुत से दूसरे शहर कमज़ोर पड़ते जाते, लेकिन क्या किया अंग्रेज़ों ने सिर्फ इन तीन कलकत्ता, बम्बई और मद्रास पर ही सारा ध्यान दिया, बाकी शहरों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसी दौरान बहुत से दूसरे शहर कमज़ोर पड़ते जा रहे थे। मुख्य चीज़ों को उत्पादन वाले बहुत से शहर इसलिए पिछड़ने लगे क्योंकि वहाँ जो चीज़ें बनाई जाती उनकी मांग घट गई। जब व्यापार नए क्षेत्र में केंद्रित होने लगा तो पुराने व्यापारिक केंद्र बंदरगाह पहली वाली स्थिति में नहीं रहे। अब उसने क्या कह दिया, पहले क्या था जो कपड़ा बुनते थे ना, तो जो जुलाहिट जाति के लोग थे वो कपड़ा हाथों से बुनते थे। ठीक है, उनको बड़े बड़े जैसे भी जो व्यापारी होते थे सेठ बनिए वो बेचते थे। लेकिन कुछ समय का अंग्रेजों के आने के बाद वो मशीनों से तैयार होने लगे, जो हाथ की दस्तकारी थी वो फैल हो गई। ठीक है, इसी प्रकार स्थानीय राज्यों का जब अंग्रेजों ने हरा दिया, शासन के नए नए केंद्र पैदा हुए तो क्षत्रिय सत्ता ये हो गया, क्षत्रिय सत्ता के पुराने केंद्र भी ढह गए। अब ये बोल दिया, जब वे राजा आपस में लड़ रहे थे, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या एक फूट डालो राजगुरु नीति का, भाई उनके बीच में फूट डालो राजनीति, भाई फूट डालो और राजगुरु की नीति अपनाई, तो उन्होंने आपस में फूट डलवा दी, उनको एक दूसरे को लड़वा कर कमज़ोर कर दिया, फिर उनके ऊपर खुद ही राज्य कर लिया। यह प्रक्रिया प्राय विशहरीकरण कही जाती है। विशहरीकरण को एक शहर को उजाड़ कर दूसरा शहर बसाना। फिर मछलीपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम और सूरत जैसे शहरों का 19वीं सदी में बहुत ज़्यादा विशहरीकरण हुआ। कहने का मतलब उनको बार बार बनाया गया। 20वीं शताब्दी का प्रारंभ मात्र 11% लोग शहरों में ही रहते थे। ठीक है, आजकल तो हमारे जैसे बहुत ज़्यादा हो गए। अब इसने दे दिया प्रेसिडेंसी, शासन संचालन की सुविधा के लिहाज से औपनिवेशिक भारत को 3 प्रेसिडेंसी बम्बई, मद्रास एवं बंगाल में बांट दिया गया। ये तीनों प्रेसिडेंसी सूरत, मद्रास एवं कोलकाता में स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्रियों, व्यापारिक चौकियों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। फिर आगे शहरीकरण, वो था विशहरीकरण का मतलब एक शहर को उजाड़कर दूसरे शहर को बसाना। तो शहरीकरण ऐसी प्रक्रिया जिसमें अधिक से लोग कस्बों और शहरों में जाकर बन रहे। अब पहले क्या था, जैसे एक तो ग्रामीण इलाका, एक तो रूरल होता है जिसको ग्रामीण इलाका, एक होता है अर्बन, अर्बन होता है शहरी। जैसे भी लोग अपने नए नए सुविधा प्राप्त करने के लिए वो शहरों की ओर तरफ पलायन करने लगे, कहने में भागने लगे। 19वीं सदी में ऐतिहासिक शाही शहर दिल्ली पर एक धूल भरा छोटा सा कस्बा बनकर रह गया था, लेकिन 1912 में ब्रिटिश भारत की राजधानी बनने के बाद इसे पुनः जाने की थी। कहने का मतलब जैसे एक बार तो 19वीं शताब्दी में दिल्ली क्या थी, जब मुगलों का शासनकाल में अच्छी खासी हो गई थी, लेकिन बाद में जब धीरे धीरे क्या है, अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी राजधानी कोलकाता को बनाया। ठीक है, तो उन्होंने कोलकाता का विकसित किया। उसके बाद उन्होंने 1912 में दिल्ली को भारत की पुण्य राजधानी बनाकर उसको फिर जागृत कर दिया और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे जो बिजनेस थे शुरू कर दिए। दिल्ली की कहानी को देखकर आइए हम समझे कि उपनिवेशिक शासन के दौरान यहाँ क्या चल रहा था। पर नई दिल्ली से पहले और कितनी दिल्लियाँ थी। दिल्ली को आप आधुनिक भारत की राजधानी के रूप में भी देखते रहे हैं। क्या आपको पता है कि यह शहर 1000 साल से भी अधिक समय तक राजधानी रह चुका है। इस दोनों इसमें छोटे छोटे अंतराल भी आते, क्योंकि इसमें बोल दिया अंतराल का मतलब इसमें उतार चढ़ाव भी आते रहे हैं, भाई इसमें बदलाव आते रहे हैं। यमुना नदी के बाएं तट पर लगभग 60 वर्ग मील के छोटे से क्षेत्र में कम से कम 14 राजधानी विनिमय समय पर बसाई गई। अब ये बता दिए यमुना नदी के बाएं तट पर लगभग 60 वर्ग मील के आसपास भाई 14 राजधानी, भाई 14 शहर अलग अलग बसाए। आधुनिक नगर राज्य दिल्ली में घूमने पर इन समस्त राजधानियों का अवशेष चिन्ह देखे जा सकते हैं। अगर हम अभी भी दिल्ली में जाकर देखें, उनको चिन्ह के देखें, तब तो हमें उनके बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है बच्चों। इनमें 12वीं से
17वीं सदी के मध्य बसाए गए राजधानी शहर सबसे महत्वपूर्ण थे। इन सभी राजधानियों में सबसे शानदार राजधानी शाहजहाँ द्वारा बसाई गई थी। अब ये बोल दिया भाई सबसे भाई मुगल काल का स्थापत्य कला कौन सा कहलाता है? शाहजहाँ का समय कहलाता है। ठीक है, इन सभी राजधानियों में सबसे शानदार राजधानी शाहजहाँ द्वारा बसाई गई। 1639 में शाहजहानाबाद की स्थापना की गई। इसके अंदर एक किला, महल और साथ में सटा शहर था। लाल पत्थर से निर्मित लाल किले में महल परिसर बनाया गया था। कहने का मतलब लाल किला था ना, उसके अंदर ही उन्होंने महल बनाया। लाल किले का मकबरा ध्यान रखना। इसके पश्चिम की तरफ 14 दरवाजों वाला पुराना शहर था। किसके? लाल किले से। फैज़ बाज़ार और चांदनी चौक की मुख्य सड़कें इतनी चौड़ी थी कि वहाँ शाही यात्राएं सरलता से निकल जाती थी। आजकल भी चौड़ी है, लेकिन उस पर लोगों ने क्या है भाई कब्जा कर लिया, जैसे दुकानें बनाई। चांदनी के चौक के ठीक बीचों बीच एक नहर थी। चांदनी चौक था ना कभी, जो हमारा दिल्ली का चांदनी, जहाँ पर शाही के अंदर वो है गुरुद्वारा, वहाँ पर क्या है कि नहर होती थी। फिर ये दिखा दिया 19वीं शताब्दी के मध्य में शाहजहानाबाद की एक तस्वीर दी इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ 16 जनवरी 1858। आप बाई तरफ लाल किला देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर लाल किला भाई, और शहर के चारों ओर घेरने वाली दीवार को गौर से देखो। ये भाई दीवार बनाई हुई है। फिर है बीचों बीच चांदनी चौक का मुख्य मार्ग दिखाई दे रहा है, ये रहा। और गौर कीजिए यमुना नदी लाल किले से सटकर बह रही है। ये हो गया भाई, ठीक है ना। अब इसका मार्ग कुछ बदल गया है। जहाँ नाव किनारी और बढ़ रही है उसे अब दरियागंज कह रहे हैं। ये रहा, दरिया का अर्थ है नदी और गंज का अर्थ है बाजार, भाई नदी का बाजार। फिर आगे दे दिया बच्चों, दर्जनों बाजारों और घने मोहल्लों से घिरी जामा मस्जिद भारत की सबसे भव्य विशाल जामा मस्जिदों में से एक थी। एक समय जो बाज़ार था, जो जामा मस्जिद है दिल्ली की, वो एक टाइम में बहुत है, शाहजहाँ के समय में इतनी विशाल मस्जिद और इतनी भव्य होती थी, लोग उसको देखकर एकदम हैरान रह जाते थे। तो यहाँ कई खानकाह, दरगाह और ईदगाह थी। यहाँ पर बोल दिया जैसे भी इबादत करने वालों के लिए जगह भी होती थी और ईद मनाने वालों की भी जगह थी। बड़े बड़े चौराहों, टेढ़ी मेढ़ी गलियों, जलधाराओं और खामोश कुल देशेक पर दिल्ली वालों को गर्व था। संभवतः इसलिए मीर तकी मीर ने कहा था कि दिल्ली की सड़कें नहीं हैं, वे तो किसी चित्रकार की एल्बम के पन्ने हैं। ठीक है, ये भी किसी ने कह दिया, किसी ने कहा था, मीर तकी मीर ने कहा था। परंतु यह भी आदर्श शहर नहीं था। इसमें इसके ऐशोआराम भी सिर्फ चंद लोगों तक ही सीमित थे। क्या थे? सिर्फ चंद लोगों तक ही सीमित थे। अमीर और गरीब के बीच खाई बहुत गहरी थी। बड़ी बड़ी हवेलियों के बीच गरीबों की संख्या, कच्चे मकान होते थे। नृत्य, संगीत और शायरी की रंग बिरंगी दुनिया सामान्यतः सिर्फ मर्दों के मनोरंजन का साधन थी। जल से जुलूसों और त्यौहार में जब तक टकराव भी फूट पड़ते थे। अब ये बता दिया भाई, उस टाइम बड़ी बड़ी जो शहर थे, बड़े बड़े मकान थे, जैसे आज गरीबों को मकान होते हैं, तो उस टाइम कच्चे मकान भी होते थे। और जो मनोरंजन का साधन था सिर्फ हम आदमी ही उठा सकते थे, औरतों को इसकी इजाज़त नहीं थी। अब ये दे दिया मैंने छोटा सा रूप में इसकी मस्जिद, दरगाह, सूफी संत का मकबरा, खानका क्या था, यात्रियों के लिए विश्राम कर जो सराय बदोट है। और ऐसी जगह लोग आध्यात्मिक मामलों में चर्चा करते हैं, संतों का आशीर्वाद लेते हैं अथवा नृत्य संगीत कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं। फिर ईदगाह, मुसलमानों का खुला प्रार्थना स्थल, जहाँ सार्वजनिक प्रार्थना एवं त्यौहार होते थे। ठीक है, ये बता दिया, जहाँ पर वो एक दूसरे को गले लगाते हैं। ठीक है, कुल देश एक ऐसा मार्ग जो एक जगह आकर बंद हो जाता है। तो बच्चों आज के लिए हमारा इतना वीडियो काफ़ी है। तो हम अपनी नई वीडियो लेकर कल आएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और भाई इस वीडियो की तरह शेयर कीजिए, ताकि आपको निकट भविष्य में आने वाली बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको और आपके मित्रों को मिल सके। धन्यवाद।